खालिस्तान एक ऐसा नाम जिसे सुनने के बाद आपके मन में कई सवाल उठते होंगे। खालिस्तान एक चीज की मांग हमेशा से करते आ रहा है, पार्टीशन, बंटवारा, भारत से अलग एक देश जिसमें सिर्फ सिख समुदाय के लोग हों, उसकी राष्ट्रीय भाषा पंजाबी हो और उस देश का नाम हो खालिस्तान। और अगर ऐसा हुआ तो भारत पास्ट में हुए बंटवारे जैसी दर्दनाक घटना को अपनी आंखों से देखेगा। अगर बात करें अमृतपाल सिंह की तो आजकल इंटरनेट पर भिंडरावाले 2.0 के नाम से काफी फेमस है। अमृतपाल सिंह खालिस्तान सपोर्टर और खालिस्तानियों का लीडर है। वह इंटरनेट पर इतना फेमस है कि हर कोई इसके बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च कर रहा है। खालिस्तान क्या है, इसके बारे में हर एक चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। As per the official sources, Amritpal Singh has been maintaining close links with Pakistani intelligence agency ISI and terrorists. The holiest shrine of the Sikhs had become home to terrorists and goons armed with heavy ammunition and artillery. Warning to Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah, etc. All sorts of things that were said. Masmi Singh is the deputy editor of India Today and is at the protests. Clearly, we have learned that the Delhi police has clamped down on the internet. What is खालिस्तान? खालिस्तान क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो खालिस्तान का मतलब सिखों के लिए एक अलग देश से है। खालिस्तान को समझने के लिए सबसे पहले इसके हिस्ट्री को समझना काफी जरूरी है। 18वीं शताब्दी के महाराजा रणजीत सिंह सिख प्रांत के राजा थे। उनका सिख अंपायर काफी बड़ा था। यही सिख अंपायर आगे चलकर भारत में जुड़ा। उस टाइम पर अंग्रेजों का राज था और भारत एक अखंड भारत था। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 दिसंबर 1929 को। उस टाइम पर लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की, जिसका तीनों समूहों ने विरोध किया। पहली मुस्लिम लीग, दूसरी दलित समूह, तीसरा अकाली दल ने। हालांकि अकाली दल के नेता तारा सिंह ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उस टाइम पर जिन्ना मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे और सिर्फ जिन्ना की बात को छोड़कर और किसी की बात को ध्यान नहीं दिया गया। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के लिए हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगे भड़क रहे थे, उस टाइम पर पंजाब के अंदर सिखों का आंदोलन आग की तरह फैल रहा था। मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में इस आंदोलन को पंजाबी सूबा नाम दिया गया। भारत का बंटवारा हुआ और भारत दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास और दूसरा हिस्सा भारत में रहा। इस बंटवारे से सिख कम्युनिटी बिल्कुल नाखुश थी, क्योंकि इस बंटवारे के कारण महाराजा रणजीत सिंह के महान साम्राज्य की राजधानी लाहौर पाकिस्तान के कंट्रोल में चली गई। साथ ही सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जन्म स्थल नानक साहिब भी पाकिस्तान के कंट्रोल में चली गई। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग तेज कर दी और पंजाबी सूबा आंदोलन 19 साल तक चलता रहा। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। सिखों के लिए पंजाब और हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए हिमाचल और हरियाणा प्रदेश था। उस टाइम पर चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी बोलने वाले लोगों की संख्या बराबर थी, इसलिए इसे एक यूनियन टेरिटरी और दोनों प्रदेशों की राजधानी बनाया गया, जिसे लेकर आज भी दोनों प्रदेशों के बीच विवाद बना रहता है। 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव चल रहा था। इस चुनाव में जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद वह ब्रिटेन चले गए और वहां जाकर खालिस्तान आंदोलन शुरू की। इन्होंने ही खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। अलग प्रदेश बनने के बाद पंजाब में कुछ साल तो शांति थी, लेकिन 1973 में अकाली दल ने पंजाब को अधिक अधिकार देने की मांग की। 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में पंजाब को अधिक अधिकार देने के कुछ सुझाव थे। इस सुझाव में केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार, मुद्रा पर अधिकार हो। इसके अलावा बाकी सब कुछ पर पंजाब का अधिकार हो। अकाली दल और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी थे। भिंडरावाले 1977 में सिखों के धर्म प्रचार की शाखा का मुखिया था। वह अपने धर्म के प्रति एक कट्टरपंथी था। वह अपने भाषण से लोगों के बीच अपनी जगह बना रहा था। उस वक्त बहुत सारे सिख निरंकारी धर्म प्रचार की तरफ बढ़ रहे थे और जो सिख निरंकारी को नहीं मानते थे वह इनका खुलकर विरोध करते थे और उनका कहना था कि गुरु नानक साहब के बाद दूसरा कोई इंसान इनके पद ग्रहण नहीं कर सकता। निरंकारी इस बात को नहीं मानते थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झड़प हुई और इस झड़प में कई लोगों की जान गई। पंजाब के हालत तेजी से बदलने शुरू हो गए। पंजाब में चुनाव हुआ और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसलकर उसकी विरोधी अकाली दल के पास चली गई। अब कांग्रेस को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो अकाली दल का खुलकर विरोध कर सके और यह तलाश भिंडरावाले पर जाकर खत्म हुई। भिंडरावाले को कांग्रेस का पूरा सपोर्ट मिलने लगा
और भिंडरावाले ने कांग्रेस की तरफ से अपने कैंडिडेट खड़े करने शुरू किए। धीरे धीरे वह सिखों के बीच एक स्ट्रांग पोजीशन पर पहुंच चुका था। 1980 में पंजाब में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनते ही भिंडरावाले को कंट्रोल करने की मांग उठने लगी। तब पार्टी इसके पक्ष में नहीं थी और उस टाइम पर पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में भिंडरावाले का नाम आया और उसे गिरफ्तार किया गया। कुछ समय बाद भिंडरावाला रिहा हो गया और इस घटना के बाद उसका कद काफी ऊंचा हो गया। धीरे धीरे भिंडरावाले के समर्थन बढ़ने लगे। चीजें और तब बदली जब 1982 में भिंडरावाले और अकाली दल एक साथ आ गए और साथ आने के बाद धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत की। दोबारा आनंदपुर साहिब ने एक स्पीड पकड़ी। राज्य में कांग्रेस की सत्ता थी, उसने इस आंदोलन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भिंडरावाला उनके हाथ से निकल चुका था। इस आंदोलन में कई लोगों की जान गई। उस समय बस में सवार 6 हिंदुओं को मार दिया गया था और पंजाब के अंदर खून खराबा तेजी से बढ़ने लगा। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर के अंदर अकाल तख्त पर कब्जा करके हथियार जुटाने शुरू कर दिए, क्योंकि वह जानता था कि सरकार कभी न कभी उसे पकड़ने के लिए नोटिस जारी करेगी। इसलिए वह स्वर्ण मंदिर के अंदर अकाल तख्त पर रहने लगा था, क्योंकि स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसकर भिंडरावाले को पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि स्वर्ण मंदिर के अंदर हजारों सिख भिंडरावाले के सपोर्ट में थे। भिंडरावाले की यही सोच आगे चलकर खालिस्तानियों के लिए एक अलग देश के रूप में बदली, जो भारत से अलग होकर बने। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाले को रोकना बहुत जरूरी था, जिसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के मेजर जनरल कमांडर के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में वह खालिस्तान देश की घोषणा करने वाले थे, जिसके लिए वह एक बड़ी हिंसा के प्लानिंग में थे और उन्हें रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी था। 1 जून 1984 को सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी और 2 दिन बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया और 4 जून की शाम से वहां पर सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले दिन टैंक भी वहां पर आ गया। प्रशासन का कहना था कि जब इस ऑपरेशन के बारे में पंजाब के लोगों को पता चला तो भिंडरावाले के सपोर्ट में वह अपने साथ हथियार लेकर स्वर्ण मंदिर की ओर बढ़ने लगे। इसीलिए वहां तैनात फोर्स को यह ऑपरेशन जल्दी खत्म करना था, जिसके लिए उन्होंने कुछ बम गोल्डन टेम्पल पर भी गिराए। 6 जून को भिंडरावाले को मार दिया गया और गोल्डन टेम्पल पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय इस कार्रवाई से बिल्कुल नाखुश थी। इस ऑपरेशन में कई सैनिक शहीद हुए थे और कई सैनिक घायल हुए थे। इस ऑपरेशन में कई सिविलियंस की जान गई थी। लोगों का कहना था कि इस ऑपरेशन में लगभग 8000 लोगों की जान गई थी। इस ऑपरेशन से सिख समुदाय गुस्से में थे। यह ऑपरेशन इंदिरा गांधी की मौत की वजह बनी। इस ऑपरेशन के लगभग 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत और बेअंत सिंह ने कर दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़के। दिल्ली में ही हजारों सिखों को मार दिया गया। लोगों का कहना था कि सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस ने ही हवा दी थी। 23 जून 1985 को कनाडा से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में एक बम से उड़ा दिया गया। फ्लाइट में बैठे 350 यात्रियों के साथ क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताया था। कुछ साल बाद मामला पूरी तरह ठंडा हो गया। बीच बीच में खालिस्तानियों ने विरोध किया, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि खालिस्तानियों का विरोध खत्म हो चुका है, लेकिन 2017-18 में खालिस्तानी फिर से सड़क पर उतरने लगे। यूके, अमेरिका, कनाडा में इंडियन एम्बेसी के बाहर खालिस्तानी विरोध करने लगे। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान खालिस्तानियों का मदद करता है। यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि बंटवारे से पहले खालिस्तानियों का नक्शा कुछ ऐसा था, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब दोनों है, लेकिन बंटवारे के बाद खालिस्तानियों के नक्शे में सिर्फ भारत का पंजाब और उसके आसपास के कुछ राज्य हैं। यह एक खालिस्तानी सपोर्टर है और इसके एक बार कहने पर हजारों खालिस्तानी सिख अजनाल थाने को घेरने के लिए पहुंच गए, क्योंकि पुलिस ने अमृतपाल सिंह के दोस्त लवप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस स्टेशन पर मौजूद खालिस्तानी सिख हिंसा करने लगे, जिसके बाद पुलिस के लिए भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद पुलिस हार मान लेती है और अमृतपाल सिंह के दोस्त लवप्रीत सिंह को रिहा कर देती है। इस इंसिडेंट के बाद न्यूज चैनल वाले सिर्फ अमृतपाल सिंह का ही न्यूज चला रहे थे, जिसके बाद वह तेजी से इंटरनेट पर वायरल होने लगा। इस घटना के बाद एक कार्यक्रम में अमृतपाल सिंह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत शब्द कहता है, जिसके बाद इसके ऊपर 4 केस लगाए गए, जिसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को गलत शब्द कहने के साथ साथ अजनाल थाने पर हुए खालिस्तानी सिखों का विरोध भी शामिल था। जिसके बाद से वह कभी अपने चेहरे को तो कभी अपने पहनावे को बदलकर भाग ही रहा है। कुछ दिनों बाद वह पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। खालिस्तानी सिख अमृतपाल सिंह को भिंडरावाले 2.0 के नाम से बुलाते हैं। खालिस्तानी सिखों का कहना है कि अमृतपाल सिंह के अंदर भिंडरावाले की झलक नजर आती है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि खालिस्तानी सिखों का सिर्फ एक ही मांग है, सिखों के लिए एक अलग देश जिसका नाम हो खालिस्तान। ऐसा सिर्फ खालिस्तानी सिख चाहते हैं,
पंजाब में रह रहे अधिकतर सिख इसका विरोध करते हैं और खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। वह भारत में ही रहना चाहते हैं। अगर खालिस्तानी देश बना तो भारत की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी और भारत की संस्कृति की एक हिस्सा भी टूट जाएगा। सिखों ने कई ऐसे काम किए हैं जिसे हम भारतीय कभी नहीं भूल सकते। भारत के सभी लोग इसका विरोध करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगली और मजेदार वीडियो में।